बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एनजी कॉन एकेडमी। आज का जो टॉपिक है दिस इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एक कंप्लीट डिस्कशन होगी इसके ऊपर, डिफरेंट मॉडल्स, उसके बाद कंपोजिशन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उसके डिफरेंट रोल्स, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल एंड देन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गौर से देखते जाए मेरी तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स। स्टार्ट से डेवलपमेंट हो रही है और एक एक करके डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए हैं, जिसमें से एंड पे 1972 में मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है ये आया है। द वेरी फर्स्ट वन, जो सबसे पहला मॉडल प्रपोज हुआ था, यहाँ पे पहली चीज हम लिख लेते हैं डिफरेंट मॉडल्स। और ये डिफरेंट मॉडल्स जो प्रपोज हुए हैं, ये वक्तन बवक्तन इसकी साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है। सो द वेरी फर्स्ट मॉडल, सबसे पहला मॉडल जो है ये 1925 में प्रपोज हुआ। 1925 में जो पहला मॉडल था वो कौन सा मॉडल था और किसने प्रपोज किया? 1925 में साइंटिस्ट जो है ये है गॉर्टर एंड ग्रेंडल। गॉर्टर एंड ग्रेंडल, इन्होंने सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया है। अच्छा, इस मॉडल में किस चीज का जिक्र हुआ है, कौन सी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है? तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें लिपिड बाइलेयर का जिक्र किया है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाइलेयर्स जो है इसको डिस्कस किया था। तो जो ये कंप्लीट मॉडल नहीं था, स्टार्ट में ये मॉडल प्रपोज हुआ। देन इसके बाद, इससे ठीक 10 साल बाद 1935 में एक सेकंड मॉडल आया। और ये सेकंड मॉडल जो है ये किसने प्रपोज किया था? तो सेकंड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेनियल एंड डेवन। अच्छा, इस मॉडल में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, अब देखते जाए। पहले जो मॉडल है उसमें लिपिड बाइलेयर को एक्सप्लेन किया गया, फिर साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है। कैसे डेवलपमेंट हो रही है? यानी इसी मॉडल को उठा के 1935 में इन्होंने जो मॉडल दिया, इसमें दो चीजें थी। एक, इन्होंने एक्सप्लेन किया लिपिड बाइलेयर एंड इसके साथ प्रोटीन। यानी पहले मॉडल में सिर्फ लिपिड बाइलेयर था, सेकंड मॉडल में लिपिड बाइलेयर भी आ गया और प्रोटीन का भी जिक्र हुआ। देन थर्ड मॉडल, जो थर्ड मॉडल प्रपोज हुआ है वो कौन सा मॉडल है और किसने प्रपोज किया है? 1959 में एक मॉडल प्रपोज हुआ। उस मॉडल को कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और किसने प्रपोज किया? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने यह मॉडल प्रपोज किया। और इस मॉडल में किस चीज का जिक्र है? इसको असल में कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसमें और जो रिसेंट हमारे पास मॉडल है इसमें फर्क है। भाई गौर से मेरी बात सुने। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर ये प्रोटीन फिक्स है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो लिपिड बाइलेयर है उसमें ये प्रोटीन्स क्या है? ये फिक्स है। ठीक है। फिर ऐसे हुआ कि 1972 में एक और मॉडल प्रपोज हुआ, जिसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज किया। और ये मॉडल जो है इसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
अब जरा गौर से देखिए मेरी तरफ, दिस इज क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट है ये? सबसे पहले मॉडल में आप देखें तो 1925 में लिपिड बाइलेयर को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ लिपिड्स है। 1935 में क्या डेवलपमेंट हुई? उन्होंने प्रोटीन इन्वेंट किए साथ। फिर 1959 में रॉबर्टसन ने क्या किया? उसने कहा कि ये लिपिड के इर्द गिर्द लिपिड है और दरमियान में ये प्रोटीन जो है ये फिक्स है, लाइक अ सैंडविच। एंड 1972 में फिर सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया जिसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब याद रखें कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारे पास, यहाँ पे जो आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक है। और मैं लिख देता हूँ एमसीक्यूज के लिए कि दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, इन 4 मॉडल्स में से ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था जनाब। अब देखें, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गौर करें इस बात की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ सी ऑफ लिपिड। गौर करते जाएं इसकी तरफ। सेल मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड्स, और क्या हो रहा है उसमें? इन विच प्रोटीन्स आर floating. Now look at the difference between Robertson model and Singer and Nicholson model. रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इसने कहा कि ये लिपिड्स के दरमियान ये प्रोटीन क्या होंगे? फिक्स होंगे। बट अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये प्रोटीन्स इसमें क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। क्लियर है? प्रोटीन जो है ये फ्लोट करेंगे इसमें। अब डायग्राम से ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। उससे पहले जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ड्रा करें, इससे पहले आपने यहाँ इसकी कंपोजिशन देख लेनी है कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी परसेंटेज में मौजूद है। गौर करें। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ इसमें मौजूद है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स की जो परसेंटेज है ये है 20 to 40%। फिर आ जाए, इसमें मौजूद है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की जो परसेंटेज है वो है 40 to 60%। फिर आ जाए इसमें ये प्रोटीन्स जो है ये 60 to 80%। ठीक है, प्रोटीन्स 60 to 80%। इसके बाद इसमें मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट नेग्लिजिबल 2 to 3%, ये इसकी मैक्सिमम परसेंटेज, आपके बुक में परसेंटेज मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके अंदर मौजूद है। जिस तरह के आप ले लें, इसमें एक कोलेस्ट्रोल इसके ऊपर जो है ये मौजूद है। 2 तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वगैरह, इसके ऊपर बात करेंगे। अब जरा गौर से मेरी तरफ देखें, सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से सेल्स में मौजूद होगा? सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से सेल में मौजूद होगा और कहां मौजूद होगा? प्रेजेंस इसकी कहां होगी? गौर करें। नंबर 1, इन केस ऑफ एनिमल सेल, एनिमल्स में यह सेल मेम्ब्रेन होगा आउटर मोस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। अगर आप प्लांट्स की तरफ आए और प्लांट्स में देखें तो भाई प्लांट्स में जो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा वो कहां पे होगा? वो होगा इनर टू सेल वॉल, इनर टू सेल वॉल। तीसरी बात, क्या ये सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में होगा या नहीं? तो याद रखें कि प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होगा? जिस बैक्टीरिया में सपोज सेल वॉल है तो उसमें बीनीथ द सेल वॉल इनर टू सेल वॉल होगा। जिसमें सेल वॉल नहीं है, लाइक माइकोप्लाज्मा, उसमें वो आउटर मोस्ट होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो सेल मेम्ब्रेन भाई ये हर एक सेल में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, फंजाई में भी है,
इन सब में जो है सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ये मौजूद होगा। क्लियर हो गई ये बात। अब हमने जो बात करनी है, जिस मॉडल को डिस्कस करेंगे वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये कहाँ पे है। अच्छा, ये याद रखें कि इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये कौन से फॉर्म में होते हैं भाई? ये कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं। इधर देखिए गौर से, कंजुगेटेड फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सबसे पहली बात तो आप लिपिड्स की अगर करते हैं तो ये लिपिड्स, इसमें फॉस्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि लिपिड्स की टाइप्स आपने देखी है ना, उसमें से ये फॉस्फोलिपिड है। फिर ये मॉलिक्यूल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। लाइक फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें तो ग्लाइको प्रोटीन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आप देखें तो इसमें ग्लाइको लिपिड के फॉर्म में है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। लिपोप्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड, ये सारी चीजें इस तरह कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब जरा मेम्ब्रेन को ड्रा कर लेते हैं और इसमें इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सारी चीजों को अलग अलग से इसमें हम देखते हैं। गौर करते जाए मेरी तरफ। एक डिफरेंट पेज पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं ताकि हर एक चीज जो है वो आपके सामने क्लियर हो। जरा गौर से देखिए मेरी तरफ। अब जो मैं मॉडल ड्रा करने लगा हूं, दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन। द वेरी फर्स्ट थिंग देखिए मेरी तरफ, ये आपके पास है भाई लिपिड बाइलेयर। पहले बनाते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये रेड कलर का जो है ये आपके पास बन गया है लिपिड। ये एक लेयर बन गया लिपिड का, और यहाँ बना लेते हैं ये इसका सेकंड लेयर, ठीक है। ये बन गया है सेकंड लेयर। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये लेयर जो है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से टाइप का लिपिड है, चूँकि जो आपके बुक में 5 डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं, तो ये लिपिड कौन सा लिपिड होगा? ये होगा जनाब फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जिसका हेड रीजन जो है वो आपके पास हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो ये लिपिड बाइलेयर हो गया आपका। ये एक लेयर फॉस्फोलिपिड का, ये दूसरा लेयर फॉस्फोलिपिड का। तो मैं लिख लेता हूं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आराम आराम से एक एक चीज को समझे, ठीक है, ताकि आप इसको सीख सकें। अब इसमें प्रोटीन्स कहाँ है? तो 2 जगहों पे मैं प्रोटीन ड्रा करूंगा। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये इनसाइड है, यानी इस साइड पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इस साइड पे साइटोप्लाज्म है, और ये इस सेल का क्या है? ये आउटसाइड है, ताकि आपको फिर ये पता चल सके कि ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का हम जिक्र करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है, ताकि इसको का अंदाजा आपको फिर हो सके। गौर से, एक प्रोटीन जो है जनाब वो इस लिपिड का जो लेयर है ना, इसके दरमियान में होगा। एक प्रोटीन इसके दरमियान में होगा। कैसे? जरा मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करके ड्रा करूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। गौर से देखें, ये आपके पास लिपिड्स ही है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर है ना। अब इसमें हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को ज़रा अलग करके ड्रा करना है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो और आप मॉडल को समझ सकें और पेपर में आप आसानी से लिख सकें। देखें, एक प्रोटीन मैं ड्रा कर रहा हूं इधर। ये देखें, ये जो प्रोटीन है ना, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है? सॉरी, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये वाला प्रोटीन जो मैंने ड्रा किया है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो मैं लिख रहा हूं कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना, इंट्रिंसिक, ये इस लिपिड बाइलेयर के दरमियान में मौजूद है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। तो इस तरह ये इंटीग्रल प्रोटीन यहां पे आपके पास ये मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है
कि ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा और क्या ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच है या नहीं। ये चीज़ें सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। गौर करें, ये हो गया इंट्रिंसिक। फंक्शंस की बात बाद में करेंगे भाई, बिल्कुल आपने फोकस इस वक्त स्ट्रक्चर पे रखना है। फंक्शंस की बात बाद में करेंगे, लिपिड का क्या फंक्शन, प्रोटीन का क्या फंक्शन, इंट्रिंसिक का क्या फंक्शन, एक्सट्रिंसिक का क्या फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन, ये सारी चीजें बाद में। एक प्रोटीन मैं इधर ड्रा कर रहा हूं, वो प्रोटीन असल में इस प्रोटीन के साथ अटैच है। ये प्रोटीन जो है ना, ये वाला, ये इस प्रोटीन के साथ अटैच है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। तो आप ये याद रखें कि एक्सट्रिंसिक सेल मेम्ब्रेन के एक साइड पे है, दिस इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, और वो कौन सा साइड है, वो इनर सरफेस है। क्या है वो, सरफेस है। तो एक्सट्रिंसिक सरफेस प्रोटीन है और जो इंट्रिंसिक है वो इस लिपिड बाइलेयर के दरमियान में पड़ा है। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कहां पे होंगे। आपने भाई इस वक्त तीन चीजें देख ली हैं, लिपिड बाइलेयर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आपको दो जगहों पे मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोटीन के साथ अटैच भी मिलेंगे और ये कार्बोहाइड्रेट आपको लिपिड के साथ अटैच भी मिलेंगे। तो गौर करें आप मेरी तरफ, एक जगह पे होगा ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरे जगह पे आपको मिलेगा ग्लाइकोलिपिड। कैसे, इधर देखें, स्पेशली हियर, ये जगह इधर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हैं जो कि लिपिड्स के साथ है। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। क्या है ये, ग्लाइकोलिपिड। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, लाइक ये देखिए, ये सपोज एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के साथ यहां पर कार्बोहाइड्रेट अटैच है। तो ये मॉलिक्यूल जो आपके पास मौजूद है ये होगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में है, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। क्लियर हो गई ये बात। इसके साथ साथ कुछ जगहों पे आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्रेजेंट होगा। ये आपके पास तीन मेन चीजें हैं, हमने तीन चीजों का जिक्र करना है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जिक्र सिर्फ वो डायग्राम में लिखा है, बाकी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कौन कौन सी चीजें हैं, ये क्या कर रहा है या इसका फंक्शन क्या है। अब आ जाए इसके रोल्स के ऊपर। सबसे पहले जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, आपके बुक में एक सेंटेंस लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन फंक्शनली डाइवर्स है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले हो गया जनाब लिपिड। तो जो आपके पास लिपिड है मेम्ब्रेन, कौन सा लिपिड, फास्फोलिपिड जो है, ये परमिएबिलिटी के लिए है। कौन सी परमिएबिलिटी होगी भाई, इसकी वजह से, लिपिड की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो होगा आपके पास डिफरेंशियली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन इस लिपिड की वजह से होगा डिफरेंशियली परमिएबल। क्या मतलब है इसका, अब आपको इस डायग्राम की तरफ देखना होगा, गौर करें मेरी तरफ। फास्फोलिपिड है ना, तो चूंकि फास्फोलिपिड में हेड रीजन भी है और टेल रीजन भी है, तो भाई ये डिफरेंशियली परमिएबल जो है, इसकी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये आसानी से पास होंगे और पोलर पास नहीं होंगे, ठीक है। तो लिपिड्स की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये पास होते हैं, इसलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू पास द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाए प्रोटीन्स की तरफ। एक होगा इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो हमने जिक्र किया है ना एक्सट्रिंसिक का, मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आप ये देखिए कि इस मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम यहां पे क्या है। दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल
to make it selectively permeable, इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल हो। भाई सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या है? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंसंट्रेशन। इंटरनल कंसंट्रेशन क्या मतलब है इसका, जरा गौर से देखें। सपोज करें ये इनसाइड है ना, दिस रीजन इज इनसाइड, ऐसे ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। इस आउटसाइड पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बट ये इनसाइड, चलें इसको मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। छोटा सा ड्रा कर लेते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर इस रेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सपोज ये 6 मैक्सिमम है। अब इस सेल के बाहर रेड बहुत ज्यादा है, हम तो कहते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, बट इस वक्त क्या होगा एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट इज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। भाई सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या है? अगर इंटरनल 100% सेचुरेटेड है, इंटरनल 100% कंप्लीट है, तो बाहर से ये चीजें इंटर नहीं हो सकती। अगर इन 6 में से मैं 2-3 बाहर निकाल लूं तो फिर तो ये 100% सेचुरेटेड नहीं है ना, तो बाहर से फिर एंट्रेंस होगी, बट बहुत ज्यादा की एंट्रेंस नहीं होगी, सिर्फ अंदर जितनी नीडेड है उसकी क्या होगी, उसकी एंट्रेंस होगी यहां पे आसानी से। तो भाई सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मीन इट डिपेंड अपॉन इंटरनल कंसंट्रेशन। अगर इंटरनल में कम है तो ये इंटर हो सकता है, और अगर नहीं है कम तो इंटर नहीं हो सकता। इट मींस के इंटरनल कंसंट्रेशन अगर पूरी है तो सेल मेम्ब्रेन विल एक्ट एज इम्परमिएबल, एंड इफ इंटरनल कंसंट्रेशन पूरी नहीं है, जगह है, that will act as permeable, and this is the role of what membrane protein, जो आपके पास extrinsic protein है। क्लियर हो गई ये बात? चले जी, दूसरा प्रोटीन जो हम कहते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन का रोल क्या होगा? भाई इंटीग्रल प्रोटीन जो है हमारे पास ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और मोस्टली चले इसको हम कहते हैं परमिएजेस। क्या कहते हैं? परमिएजेस कहा जाता है इसको। सो परमिएजेस असल में यहां पे क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इंटीग्रल प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जिसको पता नहीं है वो सुन ले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिस ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी क्या होती है? यूज होती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन और परमिएज जो है ये आपके पास क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोनिक मटेरियल्स। क्लियर हो गई ये बात? कौन सी चीज रह गई है? मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट रह गए हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या करते हैं जनाब? ये दो काम कर रहे हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे एक्ट एज रिसेप्टर साइट। सबसे पहले तो दे एक्ट एज रिसेप्टर साइट। अब रिसेप्टर साइट किन चीजों के लिए, कौन सी चीजों को ये रिसीव करेगा? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव चेंज इन हार्मोन्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड HRS, हार्मोन रिसेप्टर साइट। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव नर्व इम्पल्स। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, अगर कोई उसको इसी तरीके से फॉलो करे और याद करे इसी फ्लो शीट को, तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। नर्व इम्पल्स को ये रिसीव कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन, कोई एंटीजन अटैक कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज द फूड मटेरियल। इन चीजों के लिए भाई ये इन चीजों को रिसीव करता है। जब ये रिसीव करेगा तो व्हाट वुड हैपन? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फॉर्म द सेल
इन्फॉर्म द सेल फॉर रिस्पॉन्स, ताकि सेल क्या करे, ये रिस्पॉन्स शो करे। ठीक है, सेल क्या करे, रिस्पॉन्स शो करे। एक काम ये हो गया इसका, एक्ट एज रिसेप्टर साइट एंड इन्फॉर्म द सेल फॉर रिस्पॉन्स। द सेकंड फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का है, दैट फंक्शन इज एंडोसाइटोसिस। एंड यू नो कि एंडोसाइटोसिस में फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है फेनोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटोसिस है ये ईटिंग का प्रोसेस है, ईटिंग ऑफ सेल, एंड फेनोसाइटोसिस जो है ये किसका है, ये ड्रिंकिंग का प्रोसेस है। ऑलरेडी जानते हैं आप इन चीजों को। तो ये आपके पास मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, they act as surface marker, they act as receptor site, they they are responsible for a function called endocytosis। भाई इस पे एक MCQ अक्सर आ जाता है। वो MCQ ये है कि which of the following can act as receptor site, कौन सा रिसेप्टर साइट हो सकता है। तो दो चीजें आपने देख ली है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या है, ये आपके पास दे कैन एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट। क्लियर हो गई ये बात। मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, ये दो चीजें क्या है, दे कैन एक्ट एज रिसेप्टर साइट, एक एनवायरमेंट के लिए, दूसरा जो है वो भी इसी तरह हार्मोन्स, नर्व इंपल्स, एंटीजन, फूड पार्टिकल्स एटसेट्रा, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गई ये बात। द लास्ट सब टॉपिक फॉर सेल मेम्ब्रेन वो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जरा इसके ऊपर भी नजर दौड़ा लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये कौन कौन से फंक्शंस में इन्वॉल्व है, गौर से देखते जाएं जरा। और ये सेल मेम्ब्रेन का एक कंप्लीट आपने इसके सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले डिफरेंट मॉडल्स जो है वो आपने देख लिए हैं, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक डेफिनेशन देख ली है, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन कितनी कितनी है इसमें परसेंटेज के लिहाज से, सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से सेल्स में कहाँ कहाँ पे मौजूद है, उसके बाद रोल ऑफ प्रोटीन, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रोल ऑफ लिपिड, ये सारी चीजें। एंड नाउ लुक एट द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ लिपिड, क्या क्या फंक्शंस कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर साइज सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूछा जाए तो आपकी बुक में लिखा है दिस इज 7 नैनोमीटर वाइड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये चीजें अक्सर MCQs में पूछी जाती है। नाउ लुक एट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो है फंक्शंस इसके क्या क्या है, क्या फंक्शंस ही कर सकता है, जरा गौर करें मेरी बातों की तरफ। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये इसमें आपके पास हाइड्रोफिलिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है कुछ। जो आपके पास इस सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं, वो लिपिड्स असल में यहां पे एक बैरियर है। गौर से देखें मेरी तरफ, सपोज करें कि ये आपके पास यहां सेल मेम्ब्रेन है ना, और यहां पे ये साइटोप्लाज्म है, तो उसके साइटोसोल में वाटर होगा ना। तो असल में इस सेल मेम्ब्रेन का यहां पे मेन काम क्या है, ये एक बैरियर है। किस चीज के लिए? दिस इज अ बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। अगर ये ऐसे ना होता तो फिर ये वाटर जो है ना, ये फिर यहां से बाहर चला जाता। तो मेन चीज भाई ये है कि ये वाटर स्केपिंग को जो है यहां पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ताकि वाटर जो है ये इससे बाहर ना जा सके। बाकी डिफरेंट फंक्शंस जो क्लियर कट आसान से फंक्शंस है वो आप पेपर में लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। भाई सिक्रीशन यूजफुल सब्सटेंसेस की होती है और एक्सक्रीशन जो है ये वेस्ट मटेरियल की होगी। तो सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड दिस इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस।
दोनों की है। सिक्रीशन जो यूजफुल है उसमें आपके पास आ जाते हैं सम हार्मोन्स आ जाते हैं, इंजाइम्स आ जाते हैं। हार्मोन एंड एंजाइम आर द वेरी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। और एक्सक्रीशन में जो इन्वॉल्व है तो इसमें कौन सी चीज़ें आपके पास आ जाती है, वेस्ट लाइक यूरिया, इसके साथ साथ यूरिक एसिड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। Cell membrane is also involved in, this is responsible to obtain the nutrients, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक जो है ये करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक ग्रेडियंट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, नर्वस एक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सेल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वॉल्व है आयोनिक ग्रेडियंट को जनरेट कर रहा है, आयोनिक ग्रेडियंट में इन्वॉल्व है। दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ठीक है, आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, इन सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है हमारे पास। अब आपने क्या करना है भाई, इन फंक्शंस को थोड़ा थोड़ा करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं अक्सर पेपर में। तो एमसीक्यूज के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट आपने याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ये कौन सा है। अब ऑलरेडी इसको मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरी बात, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स की वजह से जो परमिएबिलिटी है ये क्या होगी, ये इससे आ सकता है एमसीक्यूज में। प्रोटीन की वजह से जो परमिएबिलिटी है ये आ सकता है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल किस वजह से है, सेमी परमिएबल किस वजह से है, विच वन कैन एक्ट एज रिसेप्टर साइट, ये आ सकता है इससे। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, मेम्ब्रेन लिपिड एटसेट्रा, मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये आ सकता है। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। तो भाई ये जितनी बातें हैं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर के दरमियान में। ये सिर्फ पॉइंट्स आपके जहन में डाल रहा हूँ कि कौन से पॉइंट्स से इसके जो फंक्शन है, जो एमसीक्यूज है इससे आ सकते हैं, फंक्शंस से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आता है, ऑल आर द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड बाइलेयर, या ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, तो वो एक अलग सी चीज़ लिखी होती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो तरीका बताया है पहले इसको गौर से देख लें, फिर दोबारा जाके आपने क्या करना है, लेक्चर स्टार्ट करके इसको साथ साथ नोट करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही है उसको साथ साथ नोट किया करें। दिस इज ऑल फ्रॉम द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट हम जा रहे हैं ऑर्गेनेलिस की तरफ, तो इसको कवर कर लें और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा ऑर्गेनेलिस के ऊपर। एक एक करके सारी ऑर्गेनेलिस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।